नमस्कार, शोमर रतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। सबसे पहले वही निवेदन, जितने भी राष्ट्रवादी भाई हैं, जितने भी सनातनी हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं जो भी जानकारियां लाता हूं, जो भी विश्लेषण करता हूं, वो तथ्यों पर आधारित होता है और उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। और दूसरा, जो नैरेटिव जो सनातन के खिलाफ और देश के खिलाफ जो बिल्ड किया जा रहा, उसमें थोड़ा सा मेरा भी योगदान होगा। धन्यवाद। तो आज जो मैं चर्चा कर रहा हूं जेन जी की। जेन जी आप समझते ही होंगे, जनरेशन जी, या हम लोग कहते हैं जनरेशन जेड। अमेरिकन जेड को जी कहते हैं और यूके वाले जेड कहते हैं। तो एक्चुअली क्यों अचानक ये इसमें आ गया, जो जेन जी है चर्चा में आया। आपको पता है नेपाल में युवाओं ने विद्रोह किया, तो उनकी कुछ मजबूरियां रही होंगी, जो भी रहा होगा, या एग्जैक्टली उन्होंने ही किया या उसके पीछे कुछ शक्तियां हैं, ये अभी भी क्लियर नहीं है। क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि पूरी दुनिया में ये सब नैरेटिव चलता रहता है। तो जो विद्रोह जो हुआ, तो भारत में भी उसका एक इश्यू बनाया गया और कि भारत में भी ये रिपीट होगा और यहाँ की जो यंग जनरेशन है वो जाग रही है, वो जागेगी और मोदी जी को उखाड़ फेंकेगी, बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। ये इनका कहने का मतलब था। इससे पहले आपको पता ही है, जब बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, तब भी इन लोगों ने, जो विपक्ष है, विशेषकर जिसके लीडर राहुल गांधी हैं, उन्होंने ये बात जो है बड़े जोर शोर से कही और बड़े इस मुद्दे को उछाला। लेकिन इस सब के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा। जो जहां पर स्थिति थी वही स्थिति रही। जो मोदी जी को समर्थन था वही रहा, जो बीजेपी को समर्थन था वही रहा, जो सनातन को समर्थन था वही रहा। उसमें कोई फर्क नहीं आया। तो ये जो अभी तक पूरा इन्होंने सोशल मीडिया जो है ये भरा हुआ था कि अब भारत में भी जेन जी जो है वो करेगी, जो क्रांति करेगी, मोदी जी को उखाड़ देगी, बीजेपी को उखाड़ देगी। और काफी दिन तक ड्रामा चलता रहा। अब छुटपुट होता है, आता है, लेकिन अब जिस हिसाब से जो एजेंडा चल रहा था, क्योंकि राहुल गांधी का एक वो है, एक ट्रेंड है उसका, एक मुद्दा उठाया, 5-10 दिन चलाया, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, फिर दूसरा मुद्दा उठाया, उसे चलाया और ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब पहले मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी ये सब क्यों करता है, इसके पीछे क्या कारण है। एक्चुअली क्या है कि राहुल गांधी के सिर्फ 2-3 मुद्दे हैं बेसिक, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन इसके बाद जो भी मुद्दे वो उठाता है और लगातार उठाया जा रहा है, एक्चुअली उसको सलाह देने वाले वामपंथी लोग हैं। उसकी जो टीम है, जिसमें कन्हैया कुमार जैसे लोगों को मिला करके ऐसे ही वामपंथियों की टीम है, और कुछ जो है यूट्यूबर्स हैं जो मोदी हेटर्स हैं, इस टाइप का आप कह सकते हैं। तो ये टीम इनको सलाह देती है। अब सबसे पहले मैं वामपंथी पे आता हूं। ये वामपंथी सलाह दे रहे हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, मुद्दे उठा रही है। लेकिन आप सोचिएगा, जो वामपंथ पूरी दुनिया से निबट गया, भारत में इसको जो है डायनासोर की तरफ हो गया, वो वामपंथी इस बात को जो है उसको सत्ता में लाने के लिए सलाह दे रहे हैं राहुल गांधी को। तो इससे बड़ा ज्यादा जो है वो कुछ नहीं हो सकता है। मजाक, इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं हो सकता है। अब ये क्या है कि आप देखिए, दुनिया में वामपंथ नाम की कोई चीज कहीं नहीं है। अगर 3 देश हैं, रूस, चीन और उत्तरी कोरिया, इनका वामपंथ सिर्फ तानाशाही तक है और उसके अलावा कुछ नहीं। जो सत्ता में बैठा है वो सत्ता को मजबूती से पकड़ के रखेगा, इसलिए वो जो है वामपंथ की बात करते हैं। और चीन जैसा देश, जो इसमें वामपंथी, तीनों वामपंथी देशों में सबसे मजबूत देश है, उससे बड़ा कोई वो नहीं है, पूंजीवादी देश कोई नहीं है। भले ही वो अपने को वामपंथी, तो वामपंथी का उसका यही तक है कि जिनपिंग सत्ता में बना रहे, वहां तक वामपंथी है। बाकी अदरवाइज वो पूरा का पूरा पूंजीवादी देश है, जो कि इनके उसके खिलाफ है। और भारत में आप देख रहे हैं, जो इनके मतलब जो मूल वो है, भावना है, जो मूल इसके वो है, सिद्धांत है, उसके खिलाफ चीन है। अब आप भारत में देखिएगा, एक जमाना था कि कांग्रेस, समाजवादी, ये जो लोहिया और जयप्रकाश नारायण और ये कृपलानी, इन लोगों का जो वो था, पार्टी थी, और उसमें स्वतंत्र पार्टी भी आ गई थी राजा जी की, राजगोपालाचारी जी की। तो ये कांग्रेसी, ये सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट माने सीपीआई, तत्कालीन उसमें सीपीआई थे, इन्हीं का वो था, वर्चस्व था। बीजेपी कहीं दूर दूर तक नहीं थी। बीजेपी माने तब जनसंघ था, जनसंघ जो है पनप नहीं रहा था, तो इन्हीं का वर्चस्व था। और क्योंकि ये लोग क्या है,
वामपंथी जो है, एक तो वो पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति, सक्रिय राजनीति करते हैं। दूसरा क्या है, उनका एक दूसरा पक्ष भी है, वो हिस्सा करवाते हैं। बाद में जो सीपीएम बना, फिर सीपीएम बाद एमएल बन गया, उसके बाद इतने ग्रुप हैं आप विश्वास नहीं करेंगे। हालांकि इनके आने के बाद, इस सरकार के आने के बाद और अमित मंत्री के बनने के बाद इनको जो आयरन फिस्ट से बुरी तरह कुचला गया। आज आप देखिए दम तोड़ रहा है इनका नक्सलवाद। तो ये कह रहा कि आज उसके बाद जो अंतिम गढ़ इनका रहा वेस्ट बंगाल में, उसको भी 11 साल से ज्यादा हो गए। जो जिन्होंने 34 साल तक वहां राज किया, अब ठंडे बस्ते में चले गए, उनके एक आध सीट भी नहीं आती है। उसके कांग्रेस की जो है इतनी बुरी हालत हो रखी है। केरल है, केरल अगर चल रहा है तो किसी पंथ वंथ की वजह से नहीं है। अगर पंथ होता तो लगातार वामपंथी की सरकार आती। वहां क्या है, एक बार यूपीए, एक बार लेफ्ट फ्रंट आता है। लेकिन जब से राहुल गांधी आया है, जब से उसका वर्चस्व हुआ है कांग्रेस की राजनीति में, वहां पर भी कांग्रेस डूब गई। अब एक छत्र है, तो उसको अगर कोई चैलेंज करेगा कल के दिन तो वो बीजेपी ही करेगी, कांग्रेस को आप भूल जाएंगे। अब मैं आता हूं जनजी या जनजेड जनरेशन, जी वाली जनरेशन, यानी जो वर्तमान जनरेशन, जो 1990-92 के बाद पैदा हुई है और आज वो यंग हो चुके हैं। इसको पता नहीं है, इन वामपंथियों को पता नहीं, जो इसको सलाह देते हैं कि भाई ये तो इससे पहले जो मिलेनियम जनरेशन थी उसने तो आपको पहले उखाड़ के फेंक दिया था 2014 में, और उससे पहले भी जो जनरेशन थी वो शुरू से ही जो है ऑलमोस्ट इंदिरा गांधी के उसके बाद से ही जो है कांग्रेस को खत्म की जा रही है। और ये वही पढ़ी लिखी जनरेशन है जो कि इसको खत्म कर रही है। आप उसको हटा दीजिएगा, 1984 के जो इनको प्रचंड बहुमत मिला था, 49 समथिंग करीबन वोट मिले थे, आप उसको किनारे कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वो जो है, वो जो वोट थे, वो जो इनकी जीत थी, वो सिखों के खून से रंगी हुई थी। इंदिरा गांधी की हत्या से जो उपजा हुआ वो था सहानुभूति थी, उससे ये हो गया। उसके बाद जो है, इसके बाद निरंतर इनका जो है ढाल पे चलता रहा। तो तब से ही जो जनरेशन आ रही है वो इनको किनारे करते करते जा रही। यानी जैसे जैसे शिक्षा का बढ़ रही है, शिक्षा बढ़ रही, वैसे वैसे कांग्रेस खत्म हो रही है। क्योंकि कांग्रेस जानती है, क्योंकि जनता जानती है कि ये किसी काम के नहीं है, ये सिर्फ जो है घोटाले करने के लिए और देश को तोड़ने के लिए, जिसकी शुरुआत गांधी ने और नेहरू ने करी थी। और ये तो सब कहने के, तो सभी जानते हैं कि धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, लेकिन उन लोगों को फिर रोक दिया गया। अगर बाबा साहब को अगर आप पढ़े तो उनका यह कहना था कि इनको वहां भेज देना चाहिए, क्योंकि वो उस देश को अपना नहीं मानते हैं जहां उनका राज न हो। दारुल हरब, दारुल वो करके दो इनके वो हैं, जहां अपना राज है वो दूसरा, जो जहां बाद में इन्होंने बढ़ाना है, जनसंख्या बढ़ा करके उस पर कब्जा करना है, ये इस्लाम में है, ये कोई वो नहीं है। और जो बाबा साहब का नाम ले करके संविधान, वो बाबा साहब को जानते नहीं, न पढ़ते हैं। तो ये चीजें जो है उस जनरेशन ने लगातार करते जा रहे। अब क्या है कि स्थिति ये हो रही कि जैसे जैसे नई जनरेशन आ रही है वैसे वैसे इनका पतन हो रहा है, वैसे वैसे खत्म हो रही है। अब मैं आता हूं जनजी के बारे में। बड़ा शोरगुल मचा था कि जनजी जनजी जनजी। उसके अगले ही दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में जनजी ने इनको औकात दिखा दी। पूरा का पूरा पैनल एक को छोड़ करके, सारा का सारा जो उपाध्यक्ष को छोड़ करके वो जीत गया, बीजेपी जीत गई। सिर्फ यही नहीं, हैदराबाद जैसी जगह पे जहां इनका राज है, तेलंगाना की राज मतलब वो है, वहां पर भी बीजेपी ने सुपड़ा साफ कर दिया। और स्थिति क्या रही कि ये जीरो पे रहे, इनके वोट जो है नोटा से कम रहे। तो वो तो भाई जनजी को तो आवाज में देख लिया ना, हर जगह से मात खा रहे हैं। इससे पहले असम यूनिवर्सिटी में, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, गढ़वाल यूनिवर्सिटी में, पटना यूनिवर्सिटी में, हर जगह से जो ये नई जनरेशन है इनको साफ करती जा रही है। लेकिन यह है कि बोल रहे कुछ है, उससे कोई संबंध नहीं है कि क्या सचमुच इसमें तथ्य है। तो जब तक इसका क्या होता है कि जब तक कोई नई चीज नहीं आती, कोई नया मुद्दा ये वामपंथी नहीं पकड़ाते हैं, तब तक ये जो है मदारी का तमाशा चलता रहता। अब जैसे इनका तो देश तोड़ने का ही है, जो वामपंथियों का, ये तो देश को मानते नहीं है। तो ये क्या करते हैं कि भारत को तोड़ने के लिए, जब हम भारत की बात करते हैं तो आप ये मानेंगे हम हिंदुओं की बात कर रहे हैं। तो सनातन को तोड़ने के लिए इन्होंने कई वो किए, प्रयोग किए। कभी दक्षिण और उत्तर की लड़ाई कराई, दक्षिण वाले अलग है और उत्तर की लड़ाई अलग है। कभी जातियों पे अभी भी लगे कि हम जातियों पे वो करेंगे, केवल 15% सवर्ण है, बाकी सब एक है। सब अगर एक होते तो क्यों नहीं तुम्हें सत्ता मिलती?
लगातार हारे जा रहे हैं 214 से, लेकिन इनके दिमाग में एक ये भरा हुआ है कि हम इस देश को तोड़ के रहेंगे। इसको जैसे बाल्कन कंट्रीज है ना, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर बाल्कन कंट्रीज को कई कंट्रीज में वो किया गया, तो वही अवधारणा इनके मन में भी है और वो यही इस देश पर भी वो यही लागू करना चाहते हैं कि इस देश को तोड़ो किसी भी तरह से। जातियों पे इन्होंने कहते हैं कि साहब इतने SC, ST क्यों नहीं है सत्ता में? भाई 60 साल तो तुमने ही राज किया, क्यों नहीं किया? जातिगत जनगणना तुम्हारे पापा थे, दादी थे, नाना थे, क्यों नहीं किया? और जातिगत जनगणना से आपका आशय क्या है? आपने जहां जातिगत जनगणना करी है, माना कर्नाटक में करी है कई साल पहले, तो अब आप उसका डाटा दो कि इस जातिगत जनगणना से हमें यह फायदा हुआ। जो दबे कुचले लोग हैं, जो समाज के नीचे वर्ग में हैं आर्थिक रूप से, उनको हमने ऊपर उठाया है। ऐसा कोई इनके पास डाटा है और ना विजन है और ना इच्छा है। ये जो जातिगत जनगणना की जो बात करते हैं वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि किसी तरह जो है विभाजन हो समाज में सनातन को, क्योंकि सबका इनका एक ही वो है, सनातन को तोड़ना। क्योंकि एक सनातनी ऐसी संस्कृति है जो हजारों साल से चल रही है, इसका खात्मा नहीं हुआ। एक से एक सभ्यता है, एक से एक वो खत्म हो गए, लेकिन सनातन अभी भी जिंदा है। लेकिन अगर ऐसे ही सनातन जी अगर एक साथ नहीं रहेंगे, एकजुट नहीं होंगे और इनके खिलाफ नहीं रहेंगे, तो आप निश्चित मानिए कि कभी ना कभी ऐसा दिन आएगा। प्रियंका गांधी जो हमास के आतंकी है, उनके समर्थन में झोला लेके जाती है, फिलिस्तीन। लेकिन भारत में अगर कभी किसी के खिलाफ अगर हो गया तो उसके खिलाफ, हिंदू के सनातन के खिलाफ हो गया, चाहे बांग्लादेश में हुआ या पाकिस्तान में, कहां के पाकिस्तान के हिंदू, और ज्यादातर उसमें दलित थे। जो सिख है वो आज ही बचे हुए हैं, लेकिन दलितों को वहां भी हुआ, बांग्लादेश में भी। जब वो जोगिंद्रनाथ मंडल जब आया था तो अपने साथ दलितों को ले गया था। जब उन्होंने उस जिले का, मैं नाम बोल रहा हूं, मेनन करके जो है, उस जिले को वो करवाया जनमत संघर्ष से, इसको पाकिस्तान, तत्कालीन पाकिस्तान में मिलाया और 1.5-2 साल बाद कानून मंत्री रहने के बावजूद भाग करके आ गया और उन लोगों को वहां मरने के लिए छोड़ दिया। आज कहाँ है वो लोग? तो ये मैं कह रहा हूं कि जो जंजीर है जिसके नाम पर उछल रहे हैं, राहुल गांधी के गले की जंजीर बन गई है, जी का जंजाल बन गया, क्योंकि यही जंजीर सबसे ज्यादा इसके खिलाफ है। आप आम उस पर बात कर लीजिएगा, कोई इसको भाव नहीं देता, लेकिन ये लगातार अपने इस पर लगे कि हम करेंगे और जंजीर हमारा वो करेंगे। कुछ नहीं करेंगे। उनको पता है, वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको तुम्हारा इतिहास भी पता है, वर्तमान भी पता है। उनको पता है कि अगर देश का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है, सनातन का कोई अगर सबसे बड़ा दुश्मन है तो कांग्रेस है। धन्यवाद। आपसे पुनः निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करेगा। धन्यवाद।